हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने मैथ्स में पहला वाला जो चैप्टर था नंबर सिस्टम उसके वीडियोस बनाए थे, तो वो हमारा ख़त्म हो गया था। अब हम उसी रिस्पेक्ट में फ़िज़िक्स का एक चैप्टर करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसको पढ़ने में मज़ा भी आने वाला है और थोड़ा फंडामेंटल्स के लिए ये ठीक भी है। तो हम सबसे पहले आज मोशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आज पूरा चैप्टर तो नहीं करेंगे। आज 50% पोर्शन अप्रॉक्स ख़त्म करेंगे और बाकी बचा हुआ जो 50% पोर्शन है वो हम कल या आने वाले समय में उसकी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो अगर आपने नंबर सिस्टम के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अच्छा, उसमें हमने आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व नहीं किया है, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे और आर डी शर्मा में मेनली हम रैशनलाइजेशन का ही करेंगे। उसके अलावा उतना क्वेश्चन बनता नहीं कहीं से, ज़्यादा फोकस हम रैशनलाइजेशन पे करेंगे, तो वो बाद में वीडियो आएगी। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है मोशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन में सबसे पहले हमें दो कीवर्ड समझने हैं। दो कीवर्ड्स क्या क्या हैं? पहला तो है रेस्ट और दूसरा क्या है? मोशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेस्ट किसको बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को कब बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सपोज मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए जिसकी कोई पोजीशन दी हुई है। अगर इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, चेंज अगर नहीं हो रही है, देन द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज इन एट रेस्ट। मीन्स मान लीजिए कि कोई एक ट्री है, कोई एक पेड़ है, उसकी जो लोकेशन है या उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है क्या? नहीं होती है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे आज आप देखेंगे वहीं पे है, कल देखेंगे तो भी वहीं पे है, परसों देखेंगे तो भी वहीं पे है, तो उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ट्री विल बी कॉल्ड एज एट रेस्ट। सपोज आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो आपकी भी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। मीन्स मान लीजिए कि आप चेयर पे 5 मिनट के लिए बैठे हैं, तो ड्यूरिंग दैट 5 मिनट आपकी पोजीशन क्या होगी? रेस्ट पे होगी, या आपका जो स्टेट है वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा। मोशन के साथ जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट क्या है? इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये सन है और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ सपोज मान लीजिए अभी यहाँ पर है, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, और जैसे जैसे मंथ बीतते जाते हैं वो पूरा एक राउंड 12 मंथ्स में कंप्लीट करती है, तो टाइम के साथ इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। ठीक, मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, तो भी साइम टाइम के साथ आपकी लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि आप किस में हैं? मोशन में। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसमें? रेस्ट और मोशन में। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो है लोकेशन का या पोजीशन का। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या होगा? मोशन में होगा, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो इतना क्लियर है? तो यही दोनों चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है और इसी के रिस्पेक्ट में हम और सारे इसकी थ्योरीज और फिनोमिना पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का ही है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ओ पर है और अगर उसने मूवमेंट शुरू की, अब ओ से पहले वो गया कहाँ? ए तक, तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या हुई? चेंज हुई। कैसे चेंज हुई? पहले वो ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए कि एक आदमी था जिसका नाम था राम। अब राम ने ओ से चलना शुरू किया और कहाँ तक चला? ए तक, जो कि 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर है। तो उसकी लोकेशन पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी? ओ पर, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पोजीशन थी। फाइनल पोजीशन कहाँ है? फाइनल पोजीशन है ए पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने अपनी पोजीशन को क्या किया है? चेंज किया है। मतलब ये किस पे है? मोशन में है। ठीक, अब वही चीज़ मान लीजिए कि ए तक ना जाके अगर वो सी तक जाता है या बी तक जाता है,
तो भी वो क्या कहा जाएगा, इज इन द मोशन। तो ये तो पहला हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको दो चीज़ें समझनी है इस डायग्राम के थ्रू। पहला तो एक डिस्टेंस है और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये दो चीज़ें क्या होती हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वही राम जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, उस राम की एक्चुअल पोजीशन थी ओ, ठीक। ओ से उसने चलना शुरू किया, ए तक गया। सबसे पहले कहाँ गया, ओ से चलना शुरू किया, कहाँ गया, ए तक। ए से फिर रिटर्न हुआ, कहाँ पे आया, बी पे आया, और बी से फिर कहाँ आया, सी पे आया। रिटर्न होके बी पे आया और बी से कहाँ गया, सी पे आया, और सी पे उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, राम ने स्टार्ट किया कहाँ से, ओ से। ओ से पहले वो ए पर गया, ए से वापस आया, वापस कहाँ गया, बी पर, बी से आया सी पर, और सी उसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। तो अब इस बीच उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओ से ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, ओ से ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर का। फिर ए से बी तक आया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 35 से 60, मतलब 25 किलोमीटर और चला। फिर बी से वापस सी पे आया, मतलब 10 किलोमीटर और चला। तो कुल कितना हो गया, 95 किलोमीटर उसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया। बात समझ में आ गई। तो टोटल डिस्टेंस राम ने कितना ट्रैवल किया, 95 किलोमीटर। तो ये हो गई बेसिक क्या है, डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कुल कितना डिस्टेंस चलेगा, कुल कितनी दूरी चलेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट का। ये आपको नया कॉन्सेप्ट है, आप कुछ लोग पहली बार सुनेंगे या पहली बार इसको पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का मतलब, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ओ, और फाइनल पोजीशन क्या है, सी। मतलब ओ से चला ए पे गया, ए से बी पे आया, बी से सी पे आया। लेकिन इनिशियल और फाइनल कौन सी है, ओ एंड सी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, 25 किलोमीटर का। इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, डिस्टेंस का मतलब होता है कुल कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी चीज़ ने ट्रैवल किया कवर किया, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी दूरी होती है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है, जो बीच बीच में आपके दिया हुआ है ना एनसीईआरटी के। क्या है ये, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो बी तक गया है, तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, बिल्कुल होगा। कब, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी। क्या ऐसा होता है, हाँ। सर्कुलर मोशन में मान लीजिए कि एक एथलीट ए से शुरू किया और एक पूरा चक्कर काटने के बाद वापस ए पर ख़त्म हुआ, मतलब 400 मीटर का अगर ट्रैक है और उसने एक राउंड दौड़ा है, एक राउंड रनिंग की है, तो उसका डिस्टेंस तो होगा 400 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका होगा ज़ीरो। क्यों, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो वो कह रहा है इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो सेम आप इस सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या चाहे तो आप पिछले वाले में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि सी उसकी फाइनल पोजीशन है। मान लीजिए कि राम यहाँ से पूरा वापस ओ पर आ जाता है, ओ से शुरू करता है और ओ पर ही वापस आ जाता,
तो इस केस में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 0। तो आप दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? मान लीजिए कि उसका जो स्क्वायर फील्ड है वो हमने बना लिया, A, B, C एंड D। अब उसमें बोल रहा है कि उसकी जो साइड है वो 10 मीटर की है, तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 की। अब इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि एक राउंड मीन्स ए से चल रहा है बी सी डी और फिर वापस ए पर कितने समय में आ रहा है, 40 सेकेंड्स है। तो टाइम फॉर 1 राउंड या रिवॉल्यूशन जो बोलेंगे आप, ये है 40 सेकेंड्स। और पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 10, दैट इज 40 सेकेंड्स, सॉरी 40 मीटर नॉट सेकेंड्स। अब वो बोल रहे हैं कि 2 मिनट और 20 सेकेंड्स में कितनी दूर या अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर चला जाएगा, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 मिनट और 20 सेकेंड को आप चेंज कर लीजिए सेकेंड्स में। 2 मिनट्स मतलब 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स, और ये 20 सेकेंड और है तो प्लस 20 कर दीजिए तो 140 सेकेंड्स आ जाएगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, सॉरी टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 140 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए 140 सेकेंड्स में वो कहाँ तक पहुँचेगा, 1 राउंड 40 सेकेंड में लगा रहा है, ठीक है, और पेरीमीटर कितना है 40 मीटर, तो 40 मीटर 40 सेकेंड में। तो इफ 40 seconds is equals to 40 meter, then 140 seconds will be equals to 140 मीटर। मतलब एक बार पूरा चक्कर काटेगा 40 मीटर, दोबारा एक चक्कर काटेगा 40 मीटर, तीसरी बार चक्कर काटेगा तो 40 40 40 120, तो ये हो गया। 3 चक्कर काटने के बाद वापस वो कहाँ आ जाएगा, ए पर, और फिर 20 मीटर और चलेगा। 20 मीटर मतलब यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा, यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा, और उसका फाइनल पोजीशन कहाँ हो जाएगा, सी पर। तो फाइनल पोजीशन हो गई सी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, तो दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 100, तो ए सी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 200, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए सी विल बी इक्वल्स टू 10√2 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स। क्लियर है, चलिए तो इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 10 सेकेंड्स में। उसने बोला था कि 10 मीटर की जो साइड वाला एक स्क्वायर फील्ड है उसका एक चक्कर वो लगाता है 40 सेकेंड में,
तो हमने देखा कि पूरा एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना जाएगा, तो 2 मिनट और 20 सेकंड हमने देखा था कि 140 मीटर कवर करेगा टोटल। 140 मीटर मतलब 3 कंप्लीट राउंड लगेंगे और चौथा वाला आधा लगेगा। तो आधा लगेगा मतलब वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा ये, कहाँ पर, सी पर। तो हमने देखा कि एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी और सी। ए बी और सी में ए बी हो जाएगा बेस, बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में मैथ्स कहाँ से आ गई, तो ऐसा है, जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो मैथ्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगे और वो लगेंगे भी। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा सॉल्व करके चलना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स का अब रोल थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। तो आप बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? यस। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। ये हमने अभी थोड़ी देर में देखा था कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इस वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी, ये हाइपोटेन्यूस। वरना 20 मीटर की डिफरेंस हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, इधर से जाते इधर से जाते इधर से जाते, तो हमने नहीं निकाला, हमने शॉर्टेस्ट निकाला क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अब दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या इससे कम होगा, मीन्स इक्वल्स और लेस। इट विल नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम निकालते हैं तो या तो डिस्टेंस के बराबर आएगा या उससे छोटा ही आएगा। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, हमेशा तो नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन में सपोज मान लीजिए कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट है तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएगी क्योंकि फाइनल पोजीशन के बाद रिटर्न नहीं है, पूरा स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट ना होकर इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, अलग अलग जाएगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक देखा था डिस्टेंस और दूसरा देखा था टाइम। ये दो फैक्टर्स हैं जो बड़े काम आने वाले हैं। अब इन फैक्टर्स से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म जैसा वर्ड मतलब जिसे बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसा मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट कर रहा है, बी तक जा रहा है, ठीक। अब ए से बी तक की डिस्टेंस है 100 मीटर और ये कवर कर रहा है 10 सेकेंड्स में। फिर बी से सी पर जा रहा है और यहाँ पर है 100 मीटर की डिस्टेंस और अगेन ये ले रहा है कितना, 10 सेकेंड्स। फिर डी पर जा रहा है, 100 मीटर का डिस्टेंस है और 10 सेकेंड्स लग रहा है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जैसे ही कार चला रहे हैं और कार में जब आपने स्टार्ट किया तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में आपके कार का जो ओडोमीटर है वो दिखाता है कितना, 100 मीटर। फिर जैसे ही कार को चलाते हुए आपको 20 सेकेंड हुए, ये हो गया 200 मीटर, और जैसे ही आपको 30 सेकेंड हुए ये हो गया 300 मीटर। मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस मीन्स 100 ऑफ ईच, या आप कुछ भी ले सकते हैं, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल मतलब यहाँ भी 10 सेकेंड है, यहाँ भी 10 सेकेंड है और यहाँ भी 10 सेकेंड है, कहीं भी कम नहीं है कहीं भी ज़्यादा नहीं है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
it is said to be in uniform motion. इसका just opposite, when an object covers unequal distances, unequal distances मतलब A से B, मान लीजिए कि 100 मीटर है और इसको 10 सेकेंड्स में कवर किया, हमने स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाई, एक्सेलरेटर पे पैर रखा और ये पहुंच गया मान लीजिए 120 मीटर इन 10 सेकेंड्स, फिर 150 मीटर इन अनदर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइम इंटरवल तो सेम है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, 100 मीटर 120 मीटर एंड 150 मीटर। तो क्या हो गया कि आपको लगा कि नहीं गाड़ी और तेज चलानी चाहिए, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है आप अपनी स्पीड को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है कि अनइक्वल यहाँ लिखा तो यहाँ पर भी गलती से अनइक्वल लिख देते हैं, नहीं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, sorry, when an object covers unequal distances in equal interval of time। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कवर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद हमको दो चीजें और पढ़नी है, एक पढ़नी है स्पीड और दूसरी पढ़नी है वेलोसिटी। स्पीड तो हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हम देखेंगे कि ये नया कॉन्सेप्ट क्या है और ये नई चीज क्या है, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने देखा था पिछले वाले एग्जांपल में कि ए से बी वो गया 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स। अब ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब ये यहाँ पर कीवर्ड है। यूनिट टाइम का मतलब होता है या तो 1 सेकेंड, या तो 1 आवर, या 1 मिनट, 1 आवर, कुछ भी। अगर यहाँ पर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो इसका मतलब होता है यूनिट टाइम। मतलब अगर हम किलोमीटर में ले रहे हैं या घंटे में ले रहे हैं तो 1 घंटा, सेकेंड्स में ले रहे हैं तो 1 सेकेंड, मिनट में ले रहे हैं तो 1 मिनट, और आवर्स में ले रहे हैं तो 1 आवर। इसको बोलते हैं यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पीड। मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि 100 मीटर चल रहा था कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में। तो 10 सेकेंड्स में अगर वो 100 मीटर चल रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 10 मीटर। तो 10 मीटर इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज स्पीड। और इसका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या m/s। इसको हम ms-1 भी बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं, और हम पूरा ये इस तरह से मीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो फॉर्मूला है, हालांकि ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी यहाँ फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, वो है यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्पीड घटती या बढ़ती रहती है, कभी आप तेज चलेंगे, कभी आप फिर स्लो चलेंगे। मान लीजिए जी ओ से ए के बीच में आपने तेज चला, फिर आप धीरे चले बी तक, फिर आप तेज हो गए सी तक। तो अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग स्पीड चल रही है आपकी। तो थ्रू आउट द जर्नी ओ से लेके सी तक आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपकी किसी जर्नी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड रही है, तो एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ मोशन। तो अगला देखते हैं। अब अगला इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी के, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने देखा था
क्या था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 16 मीटर प्लस 16 मीटर, कितना हो जाएगा? 32 मीटर। फिर टोटल टाइम कितना है? तो हमने देखा 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 32 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है? 6 सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको यूनिट मतलब जो ऐसा यूनिट हमने देखा था मीटर पर सेकेंड, या कई जगह मीटर आएगा, कई जगह सेकेंड आएगा। जैसे टाइम है तो सेकेंड आएगा, डिस्टेंस है तो मीटर आएगा, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आपको हर क्वेश्चन के आंसर पे लिखना ही लिखना है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं भूल जाते हैं, तो आप पूरा क्वेश्चन सही करेंगे, अगर आपने यूनिट छोड़ दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फिर आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। आपको यूनिट लिखना ही है, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, मैथ्स में हमको आदत नहीं होती, लेकिन साइंस में यूनिट का बहुत मतलब है और हमको हर जगह लिखना पड़ेगा जहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यार ये बिल्कुल ध्यान में रखिए और ये प्रैक्टिस बना लीजिए कि सिर्फ 16 नहीं लिखना है। जब लिखना है 16 मीटर लिखना है। यहाँ पर भी देखिए 16 मीटर, यहाँ पर भी 32 लिखा तो मीटर साथ में लिखा। सेकेंड्स सेकेंड्स सेकेंड्स, हर जगह जब आप लिखेंगे तो आपको यूनिट साथ में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो आपकी आदत बन जाएगी और कभी भी आपका यूनिट नहीं छूटेगा। अगला है वेलोसिटी। सेम स्पीड जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट वेलोसिटी में एक डिफरेंस होता है कि जब हम स्पीड में कोई मैग्नीट्यूड बताते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है, ये है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये इसकी यूनिट हो गई। अगर इसके साथ हम डायरेक्शन ऐड कर दें, मतलब एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन आ गई, तो इस चीज़ को हम फिर बोलेंगे वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 प्लस डायरेक्शन, दोनों होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वहाँ पर हम क्या देंगे? स्पीड। मतलब सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो वो स्पीड होगी। और अगर लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स वेस्ट, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो मैंने बोला डायरेक्शन आएगा हमेशा। इसकी यूनिट सेम मीटर पर सेकेंड जो हमने स्पीड में देखी थी, या मीटर पर सेकेंड, या ms-1, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब वहाँ हमने देखा था टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम शो करते हैं u से, और फाइनल वेलोसिटी को शो करते हैं v से। याद ऐसे रहेगा कि ABCD में u पहले आता है, v बाद में आता है। तो पहले इनिशियल आएगा, कोई चीज़ इनिशिएट होगी तभी तो फाइनल पोजीशन में पहुंचेगी। तो जो बाद में आएगा वो फाइनल, जो पहले आएगा वो इनिशियल। तो u विल बी इनिशियल स्पीड, v विल बी फाइनल स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सॉरी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी का अंतर है और बाकी डायरेक्शन का अंतर तो रहता है, जो मैंने आपको बताया। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर जगह स्पीड रहता है, वेलोसिटी नहीं रहता है। वेलोसिटी जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का आता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जगहों पे स्पीड ही देखने को मिलेगी। चलिए, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी ईजी है। स्पीड में हमने देखा कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। वेलोसिटी में हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन होता है। तो
इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, हमने देखा था यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एक स्ट्रेट लाइन में होगा, मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा और यूनिफॉर्म मोशन होगा, उस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा, सेम आएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चलेगा तो हमेशा ये सेम आएगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। ओडोमीटर में हमेशा डिस्टेंस मेजर होता है। ये आपने देखा होगा बाइक में, कार में लगा रहता है कि कोई कार कितने किलोमीटर चल गई, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। और जो स्पीड दिखाता है ना, वो स्पीडोमीटर होता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ शो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ शो करेगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of a spaceship from the ground station? The signal travels at a speed of light that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. अब इसको समझिए कि मान लीजिए कि ये गोल वाला आपका अर्थ है, यहाँ पर कोई स्पेस स्टेशन या स्पेस शिप है, यहाँ से सिग्नल चला, यहाँ से सिग्नल चला, अर्थ पे पहुँचा, टाइम कितना लगा उसको, 5 मिनट। ठीक है। और स्पीड कितना था उसका, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैसे ये स्पीड ऑफ लाइट भी होती है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम कैसे आया, यहाँ पर अपॉन 1 कर दिया, 1 इंटू डी, टी आ गया और टी और एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम और स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि जगह थोड़ी सी कम है, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए, टाइम हमें दिया हुआ है 5 मिनट, तो टाइम का हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम या तो सेकेंड्स में रहेगा या तो आवर्स में रहेगा। तो अब यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट दी है वो मीटर और पर सेकेंड में है, मतलब यहाँ पर टाइम क्या है, सेकेंड्स, तो इसको भी आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 जो कि स्पीड थी, इंटू 300 सेकेंड्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 3 ज़ा 9, 8 मीटर। अब देखिए यहाँ पर मीटर कैसे आएगा ये समझने की कोशिश करिए। स्पीड आपकी किस में थी, मीटर पर सेकेंड में, टाइम किस में था, सेकेंड में, तो डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा, मीटर में। क्यों, यहाँ मीटर, अगर यहाँ किलोमीटर होता तो ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में आता, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो यहाँ पर भी डिस्टेंस इसी में आता, तो ये मीटर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको मीटर में हम ना करके इसको हम किस में करेंगे, किलोमीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अब यहाँ पर क्या है 900, तो यहाँ से अगर मैं एक ज़ीरो और ले लूँ, मीन्स अगर मैं इसको 9000 इंटू 10 की पावर 7 कर दूँ तो भी ये कोई बात नहीं होगी, वैल्यू सेम रहेगी। तो अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 9000 मीटर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस किसकी, उस स्पेस स्टेशन की, कहाँ से, ग्राउंड से। बात समझ में आ गई।
एक बार फिर से देख लेते हैं 10 सेकंड में फटाफट। स्पेसशिप से कोई सिग्नल चला, वो ग्राउंड स्टेशन पे पहुंचा 5 मिनट के अंदर, टाइम हमको दिया हुआ था 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स दिया हुआ था, उसके बाद बोला कि जो सिग्नल है वो ट्रेवल करता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, ये मैंने देखा था कि ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। कैसे आया? ये आया, टाइम को हमने स्पीड से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और साइड थोड़ा सा चेंज किया। तो ये आ गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हमारा दिया था 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमने देखा था कि 5 मिनट था, उसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में हो जाएगा 300 सेकेंड्स। और उस 300 सेकेंड्स को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 900 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, 9000 और 9000 को फिर 9 किलोमीटर लिख दिया। तो 9 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो हमें पता है average speed is total distance upon total time. तो टोटल डिस्टेंस देखिए 2400, 2000, ये ओडोमीटर की रीडिंग है, मतलब कितनी चली कार? 400 मीटर। 2000 से 2400, तो 400 किलोमीटर, नॉट मीटर, किलोमीटर चली कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, टोटल टाइम 8 आवर्स, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? वो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5, अब जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और सेकेंड्स में, एक आवर को सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ये 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अच्छा, ये 50 आएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि एवरेज स्पीड कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमने देखा 2000 और 2400 के बीच में कितना आएगा? 400 किलोमीटर का। तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स का टोटल टाइम था, तो हम ये इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 50 क्यों आया? 8 5 ज़ा 40 और 1 0 था, तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसमें
ये तो हमारा फाइनल आंसर आया किलोमीटर पर आवर में। उसमें एक और पूछ रहा है, किसमें, मीटर पर सेकंड में भी पूछ रहा है, तो हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। 50 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इंटू आर है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 250/18 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो इजी था। चलिए नेक्स्ट। अब ये लिखा है उषा स्विम्स in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Suppose ये स्विमिंग पूल है, इसकी लेंथ है 90 मीटर। उषा यहाँ से जंप करती है, पूरा यहाँ तक जाती है, फिर वापस रिटर्न होती है, तो 180 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करती है कितनी देर में कितनी देर में, 1 मिनट में। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया, 1 मिनट या 60 सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर एंड टाइम इज 60, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड तक तो ठीक था। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जहाँ से चली थी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ आ गई, तो इनिशियल और फाइनल सेम है, तो 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो मान लीजिए कि 1 मिनट है, जितना भी है तो वो 0 ही आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 0। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी इजी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे हमने देखा था कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, शुरू के 10 सेकेंड्स आप चले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अगले 10 सेकेंड्स में आप चले 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, फिर अगले 10 सेकेंड आप चले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। तो क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो चेंज हो रही है विथ टाइम, तो हम इसको बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो आपकी जो वेलोसिटी, आपकी जो स्पीड है पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितनी चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। और इसका जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms-2। स्पीड और वेलोसिटी का हमने देखा था क्या होता है, ms-1, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम और देखेंगे डिटेल में जब हम इक्वेशंस देखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन अगले क्लास में। आज तो हम नहीं देखेंगे, अगले क्लास में जब हम देखेंगे तो इसको और डिटेल से देखेंगे कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ए इज एक्सेलरेशन का ये सिंबल है स्मॉल ए, कभी भी इसको कैपिटल ए मत लिखिएगा। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम टेकन। चलिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमने एक्सेलरेशन देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब when an velocity of an object increases or decreases by equal magnitude। equal magnitude मतलब मान लीजिए कि आपने पॉइंट A से B तक गाड़ी चलाई 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में फॉर द 10 सेकेंड, शुरुआत के 10 सेकेंड तक। अगले 10 सेकेंड में आपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी चलाई। अगले 10 सेकेंड के लिए आपने 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी चलाई।
तो यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बराबर में चेंज हो रही है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो घट रही है, हर बार कितना बढ़ रही है, इक्वल बढ़ रही है, 5-5। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कि अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ इक्वल अमाउंट, इट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर आपने छत पर से कोई पत्थर छोड़ दिया और वो पत्थर नीचे के साइड गिरा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगी हर बार। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करेंगे। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. अब इसमें कुछ keywords आपको देखने पड़ेंगे। Starting from a stationary position, जब भी ये word आए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है u इज इक्वल्स टू 0, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चंस में दिया तो रहेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, स्टेशनरी पोजीशन आपको लिखा हुआ है लेकिन आपको नहीं पता स्टेशनरी पोजीशन का क्या मतलब होता है। अब वो रेस्ट पर था और उसने मूवमेंट स्टार्ट की तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ले लिया 0, फाइनल वेलोसिटी ले लिया 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स। ठीक, फिर वो बोल रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। तो फर्स्ट केस इसमें देखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये हमने देखा था पिछले वाले में, ये वाला था ना v माइनस यू अपॉन टी। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम। हमने अभी जब स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था तब देख रहे थे। तो v कितना दिया है 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0, t कितना है 30 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 30 1/5, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस के लिए देखिए, तो सेकेंड केस में हमारा v जो है वो दिया हुआ है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0 से पहले चला 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा, फिर उसने ब्रेक्स लगाया तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड आ गई। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, v इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर u क्या होगा 0, नहीं, यहाँ पर क्या होगा सेकेंड केस में u विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड के साथ तब उसने ब्रेक अप्लाई किया था तो कहाँ पे आया था 4 पे। तो ये हो गया u, ये हो गया v। टाइम इज 5 सेकेंड्स। चलिए यहाँ देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। हमने देखा था v था हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, u था हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, हाँ 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा था 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करिए, a इज इक्वल्स टू v कितना है 4 माइनस u कितना है 6 अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा -2/5, दैट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये निगेटिव में है, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड कम हो रही है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमारा बन के आता है कि जब भी एक्सेलरेशन माइनस में आएगा इसका मतलब क्या होगा, ये रिटार्डेशन।
बात क्लियर है? चलिए, When will you say a body is in uniform acceleration, non uniform acceleration? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि जब स्पीड जो है इंक्रीज होती है विथ एन इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम भी इक्वल हो, टाइम इंटरवल भी इक्वल हो और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी इक्वल हो, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप बोल सकते हैं कि अनइक्वल होगा क्या स्पीड, लेकिन टाइम यहाँ पर क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। जैसे हमको याद है, हमने उसमें देखा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा, लेकिन जो स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो इक्वल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब 5 हर बार बढ़ेगा, तो वो यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। एट्टी किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। तो u इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर और v इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम कितना है, 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स और हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस हमारा होना चाहिए मीटर में, टाइम तो हमारा सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, जब भी कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकेंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी हमने इसको 80 × 5/18 कर दिया मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसको हमने 60 × 5/18 कर दिया, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब यहाँ पर इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई तो कर दीजिएगा, लेकिन नीचे वाले को सिंप्लीफाई मत करिएगा, क्योंकि वो लास्ट में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। कैसे, ये आ जाएगा 8 × 5 = 40, मीन्स 8 × 5 = 40, तो 400/18 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड, 300/18। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u/t। तो v कितना है, ठीक, v कितना है हमारा 300/18। v कितना है, v हमारा 300/18 v है, और u कितना है 400/18 टोटल डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड्स। तो इसको हम माइनस करेंगे तो -100/18 होल डिवाइडेड बाई 300। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -100/18 इंटू 1/300, ये इधर आ जाएगा, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट गया, ये हो जाएगा -1/18 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ हो गई, ये 300 ना होगी 30 है, ये 30 रहेगा, तो ये 10/18 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। Last question, a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है।
इसको आप खुद से करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसमें बहुत इजी है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो अब ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन का मतलब क्या है कि इसका जो u होगा वो हो जाएगा 0। इनिशियल पोजीशन क्या थी, रेस्ट पे थी, वहां से इसने चलना शुरू किया तो u विल बी 0। v जो हो जाएगा ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर टाइम कितना दे रहा है, 10 मिनट्स, तो इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये था आज का। अब अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत ही स्मॉल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत रेयरली बनता है, डेफिनेशन आ जाएगी वही है बॉस, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो बाकी बचे हुए 2 हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं और कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं। और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका एक पूरा चैप्टर है फिजिक्स में। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ्स तो देखेंगे ही देखेंगे, इन ग्राफ्स की हेल्प से हम ये तीनों इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे मतलब बनाएंगे कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। तो इसलिए अगली क्लास आप मिस मत करिएगा, उसमें हम ये दोनों टॉपिक ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।